हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तथा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण आपको दे दिया गया है कितना, 60। ठीक है, 60 दे दिया गया है। उसके बाद देखिए फिर कहता है कि और इसके बाद, ठीक है, और इसके बाद का अवनमन कोण है 45। तो देखिए यानी ये जो दे दिया गया है ये कितना है, 45 है। तो कहता टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई अब देखिए तो यहाँ से जो हो जाएगा, अब यदि 10 60 लेते हैं तो 10 60 ये कितना होगा, √3। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 45 में लीजिएगा तो 10 45 ये 1, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 10 45 ये 1, तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। और देखिए ये 1 है, ये भी 1 है। ठीक, तब तो ये 1 है तो यहाँ भी ये 1 होगा, यहाँ से यहाँ तक। तब पूरा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक √3 + 1, √3 + 1 का मान निकालना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे √3 + 1 का मान निकालना है। चूँकि एक यूनिट का मान कितना है, 7, एक यूनिट का मान 7 है। तो √3 + 1 यूनिट का मान कितना होगा, √3 + 1 यूनिट का मान होगा 7 × √3 + का 1। क्या होगा, 7 × √3 + का 1। ठीक है, परमेकरण कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, परमेकरण कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 × √3, ठीक है, 7 × √3 + 1, √3 + 1 इंटू में √3 - 1, ठीक है, इंटू में √3 - 1 बट्टा में √3 - 1, ठीक है, √3 - 1। तो ये हो जाएगा आपको a + b, a - b, यानी ये होगा 7 × 3 - 1 बट्टा में √3 - 1, यानी कितना होगा, तो 14/√3 - 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है डी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता एक मानचित्र पैमाना इतना इतना दिया है तो दो नगर मानचित्र में 4 सेंटीमीटर की दूरी, उनके बीच की वास्तविक दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए चूँकि यहाँ पे दे दिया गया है एक जो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना को रिप्रेजेंट करता है, यानी 1 को रिप्रेजेंट करता है 3 × 10⁻7। ठीक है, 3 × 10⁻7। तो मान लीजिए x, ठीक है, तो x/y, ठीक है, x/y, यानी अब दोनों का जो है देखिए आउटर का गुणनफल, यानी 1 × y, यानी क्या होगा, y बराबर 3 × 7 के पावर 7 × x, 3 × 7 के, ठीक है, 3 × 7, 3 × 10 10 के पावर 7 × x, यानी यहाँ पे हो जाएगा y = क्या होगा, y = 3 × 10⁻7 इंटू, अब देखिए यहाँ पे जो है x का मान कितना है, 4। तो यहाँ पे ले लीजिए x की जगह 4, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू में 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 12 × 10⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 × 10⁻7 सेंटीमीटर, यानी ये होगा 12 × 10⁻7 गुने, ठीक है। अब देखिए इसको जो है सेंटीमीटर में है, इसको किलोमीटर में चेंज कर दीजिए, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर यानी 1/100 मीटर। अब मीटर, 1 मीटर बराबर होता है 1 मीटर। अब इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1/1000 हो जाएगा। ठीक, इस तरह ये हो जाएगा 12 × 10⁻7, 3 और 2 5 माइनस में 5, यानी 12 × 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना होगा, 1200 किलोमीटर, यानी 1200 किलोमीटर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 33, कहता इतना रुपये पर जो है 8% की दर से अर्ध वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या है।
तो 33 में देखिए मूलधन दे दिया गया है। आपको समय जो है, समय कहता है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है और रेट जो है 8% है। तो अर्धवार्षिक है तो रेट को यहाँ पे क्या करना होगा, रेट को आधा करना होगा। तो 8/2 यानी कितना हो जाएगा 4%। ठीक, क्या होगा 4%। और यहाँ पे जो है समय दे दिया गया है, देखिए समय 2 वर्ष दिया गया है, इतना पर 2 वर्षों में। ठीक है, तो टाइम जो हो जाएगा यहाँ पे 2 × 2 यानी 4 वर्ष हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा 4 वर्ष। अब देखिए 4% का मतलब क्या होता है 1/25, कितना होता है 1/25। तो यानी यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे अमाउंट, तो 25 से कितना हो जाएगा 1/25, तो अमाउंट कितना होगा 26। 25 से 26, इसके पावर 4 और इसके पावर 4 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 25 के पावर 4 ये हो जाएगा 390625। 26 के पावर 4 ये हो जाएगा 456976। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अब जो है इतना, यानी यहाँ पे जो है प्रिंसिपल इतना है और दिया कितना है, प्रिंसिपल भी आपको इतना ही दे दिया गया। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक, तो 45, 69, 76 में से ये घटा दीजिए, 39,0625, इसमें से ये इसको घटाइएगा तो आ जाएगा आपको 6635 1। ठीक है, 6635 1 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है कि एक त्रिकोणीय बोर्ड के कोर 12 मीटर, 35 मीटर तथा 37 मीटर है। इसे 8 रुपये प्रति मीटर की दर से पेंट कराने का वे कहता है। तो यहाँ पे देखिए त्रिकोणीय है 12, 35, 37, तो यह है 12, यह है 35 और यह है 37। ठीक है, अब कहता है कि पेंट कराने का वे क्या होगा। तो त्रिकोणीय बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 6 के 12, 6 पंचे 30, यानी कितना होगा 210 मीटर स्क्वायर इंटू में। अब यहाँ पे निकाल लीजिए पेंट कराने का वे 210 गुने 8 होगा 0, 8 8 दूनी 16, यानी सी ऑप्शन 1680। नेक्स्ट फिर कहता है कि मीना जो है 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खचाची से जो 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। याद कीजिए कि 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए हैं। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जोड़िए 25 25 25 हो जा रहा है। ठीक, अब जो है 50 रुपये और 100 रुपये के नोट, ठीक है 100 रुपये के नोट है, 50 और 100 के नोट है। उसने 50 और 100 के कितने नोट जो है प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे जो है आप क्या कीजिए, मान लीजिए कि जो है 50 और 100, मान लीजिए कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगा 25 माइनस एक्स। ठीक है, 25 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा कितना 50x प्लस, ये हो जाएगा 50x प्लस 600 इंटू 25 माइनस एक्स बराबर में कितना 2000। ठीक, तो ये हो जाएगा 50x प्लस, ये हो जाएगा 2500 माइनस 2500 माइनस कितना 100x, माइनस 100x बराबर कितना 2000। तो यहाँ पे देखिए ये होगा 2500 माइनस 50x बराबर में कितना 2000। ठीक, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसको इधर घटाइएगा तो 500 बराबर होगा 50x। ठीक, तो x बराबर कितना होगा 0 से 0 यानी 10, तो x बराबर यहाँ निकल गया 10। ठीक है, तो यह है 50 रुपये की नोटों की संख्या 10 है, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या 25 माइनस 10 यानी 15, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता, तो यहाँ पे जो है तो देखिए कुल संभावित परिणाम क्या है 2 का क्यूब यानी 8। ठीक,
क्योंकि 3 बार उछाला जाता है। अब हनीफ खेल में जीतने हनीफ द्वारा खेल में जीतने की कुल परिणाम क्या होगा? तो कहता है 3 बार अगर समान आता है तो ये 3 बार समान जीत या फट आता है तो हनीफ खेल में जीत जाता है। तो जीतने का जो परिणाम होगा हो जाएगा हेड 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 या फिर टेल टेल टेल। ठीक है, तो जीतने का कुल परिणाम 2 हो जाता है, तो हारने का परिणाम क्या होगा? 8 - 2 यानी 6। ठीक है, तो यहाँ पे हारने की अनुकूल परिणाम है 6, तो हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता होगा 6/8 यानी 2 तिया 6 2 चौको 8 3/4 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि यदि ए इतना एवं बी इतना त्रिभुज एबीसी के 2 शीर्ष बिंदु हो तथा इसका केंद्र कितना हो तो त्रिभुज एबीसी के तीसरे शीर्ष बिंदु सी का निर्देशांक। तो केंद्र का दे दिया गया है कितना 5/3। ठीक, तो मान लीजिए इस तरह से जो है ए बी और सी, ए है 3 2, बी जो दे दिया गया है -2 और 1, सी मान लीजिए x और y दे दिए गए हैं और केंद्रक का दे दिया गया है 5 3 और -1/3। ठीक है, केंद्रक का। तो यहाँ से क्या कीजिए, आप ले लीजिए x के निर्देशांक यानी 5/3 बराबर, तो x के निर्देशांक जो होगा x1 + x2 + x3 यानी 3 ± 2 + x/3। ठीक, यानी 5 बराबर क्या होगा 1 + x यानी x बराबर कितना होगा 4। तो x का मान यहाँ से निकल गया 4 और y का निकाल लीजिए यानी -1/3। तो y का मान जो यहाँ से निकल जाएगा ये हो जाएगा y1 + y2 + y3/3। तो यानी y बराबर कितना निकल जाएगा, तो 2 1 3 यानी कितना निकल जाएगा, तो यहाँ से -4 निकल जाएगा, -4 ऑप्शन नंबर ए। कहता एक पहिया एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता पहिए का त्रिज्या। तो यहाँ पे देखिए पहिया का, तो पहिया एक चक्कर में कितना दूरी 11, तो पहिया एक चक्कर में 2πr दूरी तय करेगा, ये है 1100 के बराबर। तो r बराबर क्या हो जाएगा 1100 × 7/2 × 22। ठीक है, ये जो है आपको कट जाएगा, 11 दूनी ये 50 2 से 25, तो r का मान यहाँ से निकल गया 175, r का मान 175 ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहता कि वर्तमान यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। तो देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जो है प्रकाश श्रीवास्तव हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है, एनजीटी की स्थापना अक्टूबर 2010 में हुई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पांता को नियुक्त किया गया था। प्रवीण कुमार देखिए यहाँ पे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है भारत के जो है प्रवीण कुमार को जो है सीबीआई के निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। कहता है अप्रैल 2024 में जो है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो बी ऑप्शन जननायक। तो अप्रैल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जननायक उपनाम से प्रसिद्ध हैं। जैसे डॉक्टर श्री कृष्ण का उपनाम है बिहार केसरी। ठीक है, और डॉक्टर अनुग्रह नारायण बिहार विभूति, जयप्रकाश नारायण लोकनायक, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न। ठीक है, और कर्पूरी ठाकुर जननायक। उसके बाद देखें अतः कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 5वें बिहारी हैं। इससे पूर्व डॉक्टर विधान चंद्र रॉय 1961, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962, जयप्रकाश नारायण 1999 और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान 2001 को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा जो है सेंट मार्टिन द्वीप किस देश में है? सी ऑप्शन बांग्लादेश।
तो देखिए सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका पर सेंट मार्टिन द्वीप पर नियंत्रण छोड़ने से इनकार करने के कारण उन्हें हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल भित्ति द्वीप है जो देश के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। यह मूल रूप से जो है टेकनाफ प्रायद्वीपीय का हिस्सा था, लेकिन डूबने के कारण अलग हो गया। फिर आरक्षण विरोधी आंदोलन हिंसक होने के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने अपने पद से 5 अगस्त 2024 को इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भारत आ गई। बांग्लादेश में आंदोलनों के बाद अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। फिर कि वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद जो है शहाबुद्दीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतः यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का तय 43वां स्थल कौन सा है? तो सी ऑप्शन यानी मोइदम कब्रगाह। तो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थान जो है मोइदम कब्रगाह है। फिर है कि असम के मोइदम जो है अहोम राजवंश की कब्र का टीला दफन प्रणाली भारत को भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और 42वां कर्नाटक स्थित होयसल मंदिर समूह है। नई दिल्ली में आयोजित 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के अवसर पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। हाल ही में खबरों में रहा सखी ऐप का संबंध किस मिशन से जुड़ा है? तो सी ऑप्शन गगनयान अंतरिक्ष। तो देखिए हाल ही में खबरों में रहा सखी ऐप का संबंध गगनयान अंतरिक्ष मिशन से जुड़ा हुआ है। सखी का तात्पर्य है स्पेस ब्रोन असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। सखी ऐप को गगनयान अंतरिक्ष मिशन के चालक जो है दल के संचार कार्यों, स्वास्थ्य निगरानी और अन्य सहायता प्रदान करने हेतु जो इसरो और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट है कहता है कि अगस्त 2024 में भारत में कौन से नए रामसर आर्द्रभूमि स्थलों को शामिल किया गया है जिससे देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 85 हो गई? 44 का होगा डी ऑप्शन। तो अगस्त 2024 में भारत के 3 जो है नए रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की को शामिल किया गया है जिससे देश में रामसर आर्द्रभूमि की कुल संख्या जो है 85 हो गई है। पहला है तवा तवा जलाशय, ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। उसके बाद काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। फिर है बिहार जमुई के नागी पक्षी अभयारण्य एवं नकटी पक्षी अभयारण्य जो है को रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, लंदन स्थित कथा वनवेव कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? 45 का एक गुजरात में। तो लंदन स्थित वनवेव जो है कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। वनवेव कंपनी द्वारा 2 सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो है पहला गुजरात मेहराना जिला और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। फिर कि वह साइट उपग्रह संचार के लिए जो है सिग्नल डेटा डाउन लिंकिंग और जो है अपलिंक टर्मिनल के रूप में जो है कम विलंबता और उच्च जो है गति पर आधारित कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट, कथा कि 4 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो 46 का होगा आपको ए ऑप्शन यानी हरियाणा में।
तो स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में 4 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन हरियाणा में किया। हरियाणा के हिसार में स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र जोरहट, असम में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्या था कि निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम के रूप में पहले के बाद के क्रम में लगाएं। तो 47 का हो जाएगा ए ऑप्शन। तो देखिए ये हो जाएगा आपको लखनऊ समझौता 1916, उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, उसके बाद हो जाएगा आपको खिलाफत आंदोलन नवंबर 1919 और असहयोग आंदोलन को वापस लेना 12 फरवरी 1922। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको लखनऊ समझौता 1916 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है मार्च 1919, खिलाफत आंदोलन नवंबर 1919 और सहयोग आंदोलन को वापस 12 फरवरी 1922। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित जो संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। लखनऊ समझौता पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए। फिर है कि लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में गरम दल और नरम दल के बीच एकता स्थापित हुआ। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो राज्यों में द्वैत शासन लागू किया गया। इस अधिनियम के पारित होने के समय मॉन्टेग्यू जो है भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड भारत का वाइसराय था। इसलिए जो है इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या जो है मॉन्टफोर्ड सुधार भी कहते हैं। नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की। नेक्स्ट कहता कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में गलत उत्तर बी ऑप्शन, इसका गठन 1935। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में गलत कथन है कि इसका गठन 1935 स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया है। इसका उद्देश्य था कि उनके अधिकारों पर जमींदारी हमलों के खिलाफ किसान शिकायतों को उठाना और भारत में किसानों के आंदोलन को बढ़ावा देना। वर्ष 1922 में मुंगेर में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किसान सभा का आयोजन किया गया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया और स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसका प्रथम अध्यक्ष और NG रंगा को प्रथम सचिव बनाया गया। कहता कौन से राज्य ने सबसे पहले सहायक गठबंधन जो है प्रणाली को स्वीकार किया? 49 का सी हैदराबाद। तो सबसे पहले सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार हैदराबाद के निजाम ने किया है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 से तैयार की गई एक प्रणाली थी। सहायक संधि करने वाले शासकों को अंग्रेज की अधीनता स्वीकार करना पड़ता था, बदले में सुरक्षा का आश्वासन मिलता था। रक्षा के नाम पर अंग्रेज उस शासक से सैनिक खर्च के लिए धन या क्षेत्र प्राप्त करता था। फिर यह सहायक संधि वर्ष 1801 में अवध के नवाब को हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, फिर है कि अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा से अधिक क्षेत्र कंपनी को देने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वह सहायक बलों के लिए भुगतान करने में विफल रहा। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 में यह बेसीन में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है कि इन लेखकों में से सबसे पहले ब्लैक होल त्रासदी का उल्लेख किया है? तो बी ऑप्शन। तो देखिए जे हेड हॉलबेल ने सबसे पहले ब्लैक होल त्रासदी का उल्लेख किया है। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। अलीवर्दी खान ने बंगाल के नवाब सरफराज का 1740 में हत्या कर सत्ता पर अधिकार कर दिया। सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में राज्याभिषेक करने के बाद शौकत जंग की मनिहार के युद्ध में पराजित कर हत्या कर दिया था। फिर है कि अंग्रेजों ने नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता की किलाबंदी की, जिसे नवाब ने अपनी
संप्रभुता के विरुद्ध समझा। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की एक छोटी सी कोठरी में 146 ब्रिटिश कैदियों को बंदी कर लिया, जिसमें से 123 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना को कलकत्ता के ब्लैक हॉल त्रासदी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोग थे? बी ऑप्शन। तो देखिए, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ 78 लोग थे। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में किया गया एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ किया गया। 6 अप्रैल 1930 को नवसारी जिले के तटीय गांव दांडी में नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह के सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। फिर गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ 24 दिनों में 241 मील अर्थात 385 किलोमीटर की यात्रा किया। इस यात्रा का उद्देश्य गांधी और उनके समर्थकों द्वारा प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति का उल्लंघन करना था। दांडी के तर्ज पर भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा जो अन्य तटीय शहरों और देशों के अंदर झील, तालाब आदि में नमक बनाकर नमक कानून की अवज्ञा किया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन में बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किस समाचार पत्र में आया? ए ऑप्शन। तो देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले संजीवनी समाचार पत्र में आया था। संजीवनी समाचार पत्र के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने सर्वप्रथम स्वदेशी और बहिष्कार का विचार व्यक्त किया था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 को बंगाल के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा यह बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गया। बंगाल का पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में बंट गया। 16 अक्टूबर 1905 का दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने जो उपवास रखे, वंदे मातरम तथा अन्य देशभक्ति गीत गाए, एक दूसरे को राखी बांधकर एकता प्रदर्शित किया। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का प्रथम संकलन का किसके द्वारा किया गया था? 53 का सी, गुरु अर्जुन देव। तो आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब का प्रथम संकलन गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु ने 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ के पहले वीर को संकलित किया और इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर हरमंदिर में स्थापित किया। बाद में गुरु गोबिंद सिंह 10वें सिख गुरु ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु द्वारा लिखे गए छंदों को जोड़ा। दूसरी और आखिरी बार वीर का संकलन किया। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख का जीवित गुरु घोषित किया। गुरु नानक देव 1469 से 1539 का जन्म तलवंडी में हुआ था। ये सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। फिर है कि इन्होंने गुरु का लंगर की शुरुआत की, जिसे स्थायी गुरु अंगद ने कर दिया। फिर है कि वह बाबर के समकालीन थे। कौन सा नेता गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में उनके साथ मौजूद नहीं थे? 54 का सी। तो देखिए, CR दास गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में उसके साथ मौजूद नहीं थे। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, JB कृपलानी, नरहरि पारिक, फिर कि मजहरूल हक, कस्तूरबा गांधी आदि शामिल थे। चंपारण भारत के बिहार राज्य का एक जिला था जहां नील की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें
हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया और यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा उनका शोषण किया गया। 1917 में महात्मा गांधी किसानों की शिकायत की जांच कर और अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन शुरू शुरू किए, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता। कहता किस भारतीय राज्य की जो मुख्य भूमि की तटीय तटरेखा सबसे लंबी है? 55 का सी, गुजरात। तो देखिए भारत में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, जिसकी कुल लंबाई 1214.7 किलोमीटर है। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है, जिसकी कुल तटीय लंबाई लगभग 132 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, प्रायद्वीपीय भारत में, जिसकी कुल लंबाई 973.7 किलोमीटर। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक है, भारत में कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर और भारत की कुल भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर और द्वीप को शामिल करके, ठीक है, कुल तटीय, ठीक है, मुख्य भूमि की लंबाई, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 और द्वीपों को शामिल करके कुल तटीय भाग की लंबाई 7516.6 7516.6 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? 56 का बी, सिक्किम। तो देखिए सिक्किम पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनें के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मेघालय, मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम, नागालैंड, नागालैंड और त्रिपुरा को 7 सिस्टर्स 7 बहनें के रूप में जाना जाता है। सिक्किम को पर्यटकों का स्वर्ग भी माना जाता है। सिक्किम बड़ी इलायची का भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। सिक्किम को फल उद्यानों का शहर कहा जाता है। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। कहता है गोबी मरुस्थल किस जो है महाद्वीप में स्थित है? बी ऑप्शन, एशिया में। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल का विस्तार जो है मंगोलिया और चीन में है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल जो है सिक्यांग चीन में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल जो है उत्तरी चिली दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यह विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल। कहता महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक किसने किया? तो बी ऑप्शन, जॉर्ज लेमेत्रे। तो महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक जॉर्ज लेमेत्रे था। महाविस्फोटक सिद्धांत डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। महाविस्फोटक सिद्धांत को विस्तारित निहारिका परिकल्पना भी कहते हैं। एडविन हब्बल ने वर्ष 1920 में ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। कहता जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? बी ऑप्शन, जम्मू और कश्मीर। जोजिला टनल प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जोजिला सुरंग परियोजना को जनवरी 2018 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसके निर्माण की शुरुआत मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिला में सोनमर्ग और ट्रांस शहर के बीच स्थित है। जोजिला दर्रा लद्दाख और कश्मीर को जो है जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोजिला टनल की लंबाई 13.14 किलोमीटर है। इस टनल पर काम 2026 तक पूरा करने की संभावना है। नेक्स्ट कहता भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक। तो देखिए भारत का कर्नाटक राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में कोलार प्राचीन काल से भारत में सोना का जो प्रमुख खान है। बिहार के जमुई में देश के कुल स्वर्ण
भंडार का 44% होने का उल्लेख किया गया है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जो है सोना उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। कहता भारत में इसके अतिरिक्त झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश राज्यों में भी सोना जो अल्पतम मात्रा में पाई जाती है। सोनभद्र में सोना के खान होने की संभावना सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। सबसे अधिक सोना का उत्पादन चीन देश करता है। सबसे बड़ा सोना का भंडार यूएसए के पास है। भारत में घरेलू जो है खपत सोना का अधिक है। सोना सबसे जो है अभिक्रियाशील धातु। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया में स्थित है, सी ऑप्शन। फिर है कि प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी है। केपटाउन दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है। और ब्लॉमफाउंटेन जो है दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर जोहान्सबर्ग है। दक्षिण अफ्रीका के मातृभाषा जो है जुलू, कोसा, अफ्रीकांस आदि है। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा रैंड है। दक्षिण अफ्रीका में रैंड सोना का खान भी है। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रवाद एकता विविधता में। फिर दक्षिण अफ्रीका में 79.3 और श्वेत जनसंख्या। नेक्स्ट है कहता सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ए ऑप्शन नर्मदा। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से लाभान्वित राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित जिससे लाभान्वित मध्य प्रदेश और गुजरात हो रही है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। बगलीहाल प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर अवस्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर अवस्थित है जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। राणा प्रताप सागर परियोजना जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है। कोल डैम परियोजना जो है सतलज नदी पर अवस्थित है। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है डीवीसी है जिनकी स्थापना 1948 में हुआ है। कहता है कि जब एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n के माध्यम में प्रवेश करती हैं तो यह देखा गया कि अपवर्तन का मान अपवर्तन कोण का आधा, ठीक है, अपवर्तन कोण का आधा आपतन कोण का मान होगा 63 का सी ऑप्शन। तो देखिए जब एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n के माध्यम में प्रवेश करती हैं तो यह देखा गया कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा यानी आपतन कोण यह हो जाएगा 2 cos इनवर्स n/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए 64 कहता पानी की कठोरता को दूर करने के लिए जियोलाइट प्रक्रम में 10% NaCl घोल प्रवाहित किया जाता है क्योंकि जियोलाइट नए यौगिक बनाता है जो कि NaCl के साथ पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाते हैं। जियोलाइट प्रक्रम से जल की अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट आदि के द्वारा जल को कीटाणु रहित बनाते हैं। जल की अस्थायी कठोरता उबाल कर दूर किया जाता है। 65 नंबर देखिए AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? 65 का डी ऑप्शन। तो देखिए AB रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी रक्त यानी O A B AB वाले व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त प्रदान कर सकता है, इसीलिए इसे जो है यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता कहा जाता है। इंडिया में RH प्लस 97% व्यक्ति में तथा 3% व्यक्ति में RH माइनस होता है। नेक्स्ट कहता यह पाया गया कि यदि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान जो कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि μr μv μy कहता है पर क्रमशः लाल, बैगनी, पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है तो उनके बीच संबंध। तो 66 का सी ऑप्शन यानी μv ग्रेटर देन μy ग्रेटर देन μr। ठीक है,
तो यानी यहाँ पे जो हो जाएगा म्यू भी ग्रेटर देन म्यू वाई ग्रेटर देन म्यू आर, यानी प्रकाश के रंग का अपर्तनांक जो है तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी म्यू समानुपाती 1/λ। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक तथा लाल रंग का सबसे कम होता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों को प्रिज्म से गुजारने पर विभिन्न रंगों की चाल तरंगदैर्घ्य का जो है समानुपाती होता है। कांच के प्रिज्म से गुजरने पर जो है लाल रंग की चाल सर्वाधिक तथा बैंगनी का न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है, कहता है कि जब किसी पदार्थ का संयोजन O2 से होता है तो वह खाली स्थान, तो देखिए ए ऑप्शन उपचयित होता है। जब किसी पदार्थ का संयोजन O2 से होता है तो वह उपचयित होता है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है, जैसे C+O2 CO2। यहाँ C कार्बन का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तत्व का परमाणु जैसे Na, ये बना गया Na+, तो ई इलेक्ट्रॉन त्यागता है। हाइड्रोजन की संख्या में कमी, जैसे H2+Cl2 2HCl, या हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। फिर है कि किसी यौगिक अणु या आयन उपस्थित कुल आवेशों की संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। फिर है कि कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं, तो 68 का C तरबूज और पपीता। तो तरबूज और पपीता पौधे एक लिंगी जो है पुष्प उत्पन्न करते हैं। ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर में केवल एक ही भाग होता है उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे ककड़ी, कद्दू के फूल, पपीता, तरबूज आदि एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं उसे द्विलिंगी फूल कहते हैं। टमाटर, बैंगन, गुलाब, सरसों आदि द्विलिंगी फूल है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जी प्रणाली का गठन करता है, ए ऑप्शन। तो देखिए, मानव उत्सर्जन प्रणाली के गठन में एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक एकल मूत्रमार्ग शामिल है। मानव उत्सर्जन तंत्र में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। मानव में अन्य उत्सर्जी जैसे त्वचा, यकृत, फेफड़ा आते हैं। मनुष्य में प्रतिदिन 1.5 से 1.8 लीटर मूत्र का निष्कासन होता है। मूत्र का रासायनिक संगठन जैसे जल है 95 से 96%, यूरिया 2%, लवण 2%, सोडियम क्लोराइड यूरिक अम्ल है, और क्रिएटिनिन ये जो है 0.4%। फिर है कि हम अजैव निम्नीकरणीय उत्पादों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं, ए ऑप्शन। तो हम अजैव निम्नीकरणीय उत्पादों के उपयोग को पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके कम कर सकते हैं। अजैव निम्नीकृत पदार्थ सूक्ष्म जीवों, विकिरण, ऑक्सीकरण या रासायनिक अपघटन की प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा जो है विघटित होकर उपयोगी पदार्थ के रूप में जो परिवर्तित नहीं होते। उदाहरण कांच, प्लास्टिक, BHC, DDT। और जैव निम्नीकृत पदार्थ पर्यावरण हेतु विषाक्त व हानिकारक होते हैं। वे पदार्थ जो वातावरण में कुछ समय बाद स्वतः ही ऊष्मा या सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा नष्ट या अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक्स फॉर